दिन के 12 बजे का समय था। एक बड़े सरकारी दफ्तर में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्होंने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, उसे लेकर वह दफ्तर के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति उस दफ्तर के अंदर घुसे तो वहां पर जितने भी लोग थे, कुछ काम करवाने आए हुए थे और जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, सभी अजीब नजरों से उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। उस दफ्तर में एक महिला क्लर्क थी जिसका नाम था संगीता। अब वह बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे संगीता की डेस्क की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दफ्तर के अंदर जितने भी लोग थे और जितने भी कर्मचारी थे, सभी की निगाहें गोविंद सिंह जी पर टिकी हुई थीं। इसके बाद वह संगीता के पास पहुंचते हैं और बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं, देखिए मैडम, मेरी पेंशन किसी वजह से बंद हो गई है, ये अच्छी तरह से नहीं आ रही है। ऐसा कहकर गोविंद सिंह जी उस लिफाफे को संगीता की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन संगीता गोविंद सिंह जी के कपड़ों को देखकर उन्हें जज करती है और कहती है, बाबा, क्या आप गलत दफ्तर में तो नहीं आ गए? मुझे लगता है कि आपका काम यहाँ नहीं होगा। लेकिन तभी गोविंद सिंह जी बड़े ही सहजता से कह देते हैं, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद मेरा रिकॉर्ड इसी दफ्तर में हो। उसके बाद संगीता लिफाफा रखते हुए उनसे कह देती है, बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा और आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर संगीता और दफ्तर में मौजूद अन्य कर्मचारी दूसरे लोगों का काम करने लगते हैं और गोविंद सिंह जी वहीं पर खड़े होकर इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर तक वह इंतजार करते हैं और इंतजार करने के बाद दोबारा से कहने लगते हैं, बेटी, अगर तुम थोड़ा जल्दी कर लो तो अच्छा होगा। लेकिन संगीता उन्हें अनदेखा कर देती है और कहती है, बाबा, आप बैठ जाइए, आपका नंबर आएगा। इसके बाद गोविंद सिंह जी वहां से थोड़ा हटकर वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और वहां कोने में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी तक भी गोविंद सिंह जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उस दफ्तर में जितने भी लोग आते थे वे अच्छे खासे कपड़ों में आते थे, लेकिन गोविंद सिंह जी ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और देखने से लग नहीं रहा था कि इनका कोई महत्वपूर्ण काम यहां होगा, क्योंकि उस दफ्तर में बड़े बड़े लोगों के काम होते थे और गोविंद सिंह जी का यहां काम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। इसी वजह से गोविंद सिंह जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे और तरह तरह की बातें उनके बारे में कर रहे थे। ये बातें गोविंद सिंह जी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन वह इन सभी चीजों को अनदेखा करते हैं और अपना नंबर आने का इंतजार करते रहते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी देर में अफसर आएगा और उससे मैं बात कर लूंगा। इस दफ्तर में एक और व्यक्ति छोटी पोस्ट पर काम करता था जिसका नाम था रमेश। रमेश अभी बाहर गया हुआ था और जैसे ही वह दफ्तर के अंदर आता है तो वह देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है और उसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसे गरीब कह रहा है और कोई कह रहा है कि इस दफ्तर में तो इसका काम हो ही नहीं सकता और यह यहाँ कैसे आ गया, ऐसे लोगों को यहाँ क्यों बैठा रखा है। इस तरह की बातें उसके बारे में चल रही थीं और ये सभी बातें रमेश भी सुनता है, क्योंकि रमेश को यह सब कुछ बड़ा ही बुरा लगता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति की हालत को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और इसी वजह से वह उससे पूछने के लिए जाता है। वहां जाने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति रमेश को बता देते हैं कि मुझे अफसर से मिलना है और उससे मुझे अपना पेंशन का काम करवाना है। इस बात को सुनकर रमेश उनसे कहता है, ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो और मैं अभी अफसर से बात करके आता हूँ। रमेश अफसर के पास जाता है और उसे बताता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अफसर कह देता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है और तुम्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब रमेश दूसरे काम में लग जाता है और धीरे धीरे उस बुजुर्ग व्यक्ति को वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक बुजुर्ग व्यक्ति अपना धैर्य रखते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें यह बात सहन नहीं होती। वह खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद अफसर के केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही वह अफसर के केबिन की तरफ बढ़ते हैं तो अफसर देखता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है, तो वह फौरन अपने केबिन से बाहर निकलता है और निकलने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन गोविंद सिंह जी शांत रहते हैं और कहते हैं, बेटा, मेरी पेंशन बंद हो गई है, आप देखकर बताएं कि इसमें क्या दिक्कत है। अब इस बात को सुनकर अफसर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद
कह देता है, बाबा, जब किसी रिटायर्ड कर्मचारी के कागजात पूरे नहीं होते तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने भी अपने कागजात ठीक से जमा नहीं करवाए होंगे और इसी वजह से आपकी पेंशन रुक गई है। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वह बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगते हैं, बेटा, पहले तुम एक बार रिकॉर्ड चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ बताओ तो अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम कैसे बता सकते हो? तो अफसर हंसने लगता है और हंसते हुए कह देता है, बाबा, यह सालों का अनुभव है और सालों से मैंने यही काम किया है। आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर मैं बता देता हूं कि कौन व्यक्ति किस तरह का है। आपके कागजात में तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और मैं चाहता हूं कि अब आप यहां से चले जाओ। सभी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और दफ्तर में एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। इसके बाद गोविंद सिंह जी उस लिफाफे को उसकी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उनको एक बार जरूर देख लेना। ऐसा कहकर गोविंद सिंह जी वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे ही वह गेट पर पहुंचते हैं तो फौरन मुड़कर कहते हैं, बेटा, तुम्हें यह सब कुछ करने का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर गोविंद सिंह जी वहां से दफ्तर के गेट से बाहर निकल गए थे और धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब अफसर को यह बात सुनाई देती है कि तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा तो थोड़ा सा डर तो उसे लगता है, लेकिन वह हंसकर टाल देता है और कहता है, ऐसे लोग रोज आते हैं, धमकी देकर चले जाते हैं। इसके बाद जो रमेश होता है वह उस लिफाफे को उठा लेता है और अपने कंप्यूटर में लॉगिन करके उस लिफाफे के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो उसे पता चलता है कि यह जो व्यक्ति यहां आया था वह पहले एक सीनियर सरकारी कर्मचारी था और उसका बेटा इस जिले का कलेक्टर है। अब इस बात को जानकर वह बड़ा ही हैरान होता है और अच्छी तरह से उस डिटेल को पढ़ने लगता है। तो डिटेल पढ़ने के बाद वह पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि यह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद रमेश उस रिपोर्ट की कॉपी निकालता है और कॉपी निकालकर अफसर के पास जाने लगता है। अफसर जो अपने केबिन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात कर रहा था और उन्हें तरह तरह की सुविधाएं बता रहा था। इसके बाद रमेश नॉक करता है और नॉक करने के बाद केबिन के अंदर आने लगता है। अफसर उसे इशारा करता है और इशारे से पूछने लगता है कि किस लिए तुम यहां आए हो। उसके बाद जो रमेश होता है वह इशारों से ही बता देता है कि यह एक रिपोर्ट है जो उस व्यक्ति की है जो यहां आया था और आपने उसे ऐसे ही यहां से भेज दिया। आप एक बार इस पर नजर डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर रमेश ने वह रिपोर्ट अफसर साहब की टेबल पर रख दी थी, लेकिन तभी जो अफसर साहब होते हैं अपने उस व्यक्ति से थोड़ी देर के लिए माफी मांगते हैं और रिपोर्ट को देखे बिना ही कह देते हैं, रमेश, ऐसे लोगों की रिपोर्ट में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर उसने रिपोर्ट को रमेश की तरफ बढ़ा दिया था और रमेश उस रिपोर्ट को वहां से लेकर अपने काम धंधे में लग जाता है। दफ्तर का माहौल अब शांत हो गया था। सभी लोग अपने काम धंधे में लग गए थे और धीरे धीरे शाम हो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन उसी समय पर, जिस समय पर गोविंद सिंह जी आए थे, उसी समय पर फिर से आते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति होता है जो देखने से ही बड़ा अधिकारी लगता है। जैसे ही वे दफ्तर में घुसते हैं तो सभी की निगाहें फिर से उन पर टिक जाती हैं। तभी गोविंद सिंह जी अफसर से कहते हैं, अफसर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि ये बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया था वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। अब वह साथ वाला व्यक्ति बोलता है जो कि गोविंद सिंह जी का बेटा और जिले का कलेक्टर होता है। वह कहता है, मैं इस दफ्तर का इंस्पेक्शन करने आया हूं और मुझे पता चला है कि यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान किया गया है। फिर वह अपने पिता की पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि ये मेरे पिता हैं जो रिटायर्ड एसडीएम हैं और उनकी पेंशन रुकने की वजह से आए थे। अब इस बात को सुनकर अफसर और सभी कर्मचारी एकदम से हैरान हो जाते हैं और गोविंद सिंह जी की तरफ फटी की फटी निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद वह कलेक्टर अपने सूटकेस से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो रमेश की प्रमोशन का था। उसे दफ्तर का इंचार्ज बना दिया गया था। इसके बाद दूसरा लेटर निकालता है जिसको अफसर को दे देता है और कहता है, अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक कर लो, लेकिन इंचार्ज बनकर तुम इस दफ्तर में नहीं रह सकते। ये बात सुनकर अफसर के पसीने छूटने लगते हैं और वह अपनी कल की गलती के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगने लगता है।
लेकिन तभी जो गोविंद सिंह जी होते हैं वह उसे उठाते हैं और कहते हैं, माफी किस बात की मांग रहे हो और मैं किस वजह से तुम्हें माफ कर दूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वह हमारे इस सरकारी दफ्तर की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस दफ्तर की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहां पर गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही पैमाने में तोला जाएगा। दरअसल गोविंद सिंह जी पहले एसडीएम थे और उन्होंने यह बात पहले ही घोषित कर दी थी कि इस दफ्तर में किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा और ना ही किसी को ज्यादा अमीर समझा जाएगा। सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा और कोई भी स्टाफ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो गोविंद सिंह जी कहते हैं, मैं तो तुम पर रहम कर रहा हूं कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूं, वरना मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से हटा भी सकता हूं। जो तुमने मेरे साथ किया है वह बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दफ्तर में काम करने वाला रमेश, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वह असली हकदार है, ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ सके और उनके कपड़ों को देखकर उन्हें जज न कर सके। ऐसा कहकर गोविंद सिंह जी संगीता को बुलाते हैं और संगीता को भी इस बात के बारे में फटकार लगाते हैं। कहते हैं, मैं पहली गलती समझकर तुम्हारी इसे माफ कर रहा हूं, लेकिन दफ्तर में कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसको उसके कपड़ों से जज नहीं करना है, उसके बारे में तसल्ली से देखना चाहिए। अगर तुम मुझे पहले ही हैंडल कर लेती तो इस अफसर के पास मुझे नहीं जाना पड़ता और मुझे और ज्यादा अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद संगीता हाथ जोड़ने लगती है और उनसे माफी मांगने लगती है। कहती है, बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद गोविंद सिंह जी वहां से अपने बेटे के साथ वापस जाने लगते हैं और सभी लोगों से कहकर जाते हैं कि रमेश से बहुत कुछ तुम्हें सीखने की जरूरत है और इससे जितना हो सके उतना सीख लीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब दफ्तर का पूरा स्टाफ इस बारे में बात करने लगता है और सोचता है कि अब अच्छी तरह से काम करना होगा, कहीं अगली बार उनका नंबर ना आ जाए। इस बात को सोचकर पूरा दफ्तर सुधर जाता है और सभी लोग अच्छी तरह से उस दफ्तर में काम करने लगते हैं।